करता हूं आप सभी का इस नायक फाउंडेशन बैच में। स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी इस आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मुद्रा का सेकंड पार्ट होने वाला है। कल हमने मुद्रा के बारे में बहुत सारी बातें करी है, उन बातों को एक बार मैं डिस्कस करते हुए फिर इसके आगे की रूपरेखा को चर्चा करता हूं। देखिएगा, कल की जो क्लासेस थी उस क्लासेस में हमने क्या क्या बातें करी थी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको अगर डिस्कशन करूं। पहले तो ये बताओ कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, मेरा वीडियो आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है? चलिए, आवाज और वीडियो दोनों ओके है तो फिर कोई बात नहीं है ना। चलिए आइए कहाँ गई कल की बैच, आइए जरा, है ना। तो कल का जो मामला था हमारा, कहाँ गया भाई साहब, एक मिनट, है ना। तो कल जो हमने पढ़ा था मैं एक बार आपको रिवीजन करवाना चाहता हूं ताकि उससे आगे की चीजों को हमको समझने में और कनेक्टिविटी करने में आसानी रहे। कल मैंने मुद्रा पढ़ाया था, मैंने बताया था कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि मुद्रा का कार्य क्या है। देखो, एक बच्चे का कमेंट भी आया था और उसने कहा था कि सर आप सीधा सीधा क्यों नहीं पढ़ा देते कि मुद्रा क्या है, परिभाषा तो आपने लिखवाई नहीं, और जो लिखवाई वो गलत लिखवाई। ऐसा नहीं है। मुद्रा क्या है? जो मुद्रा का कार्य करती है। अब हमें समझना पड़ेगा कि मुद्रा के कार्य क्या है। तो मुद्रा के कार्यों को दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। प्राथमिक कार्य जिसे प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं, और द्वितीय कार्य जिसे सेकेंडरी फंक्शंस के नाम से जानते हैं। प्राथमिक कार्य में क्या है? विनिमय का माध्यम है। मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर आप किसी वस्तु का एक्सचेंज करना चाहते हो तो उसके लिए जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। खाते की इकाई है, मूल्य का मापदंड है। ये सारे के सारे इसके प्राथमिक कार्य है। इंपोर्टेंट है, सवाल आते हैं। दूसरा है द्वितीय कार्य, सेकेंडरी फंक्शंस। मूल्य का भंडार है मुद्रा, मूल्य का हस्तांतरण है, भविष्य का लेन देन है। ये सेकेंडरी फंक्शन से मैंने कल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए थे। ये भारतीय कागजी नोट है, और उन कागजी नोट का कलर कैसा है, उनकी आकृति कैसी है, उनके तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो इससे संबंधित है, जो कि मैंने आपको इस क्लास में यहां पर बताने की कोशिश की थी। ओके, आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। इसके आगे मैंने बताया था आप लोगों को कि भैया एक वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, जिसे आप वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति करते हैं, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, है ना। जैसे रोहन के पास 4 केले हैं, सोहन के पास एक आम है ना, सतीश के पास चावल है। तो इनको आपस में वस्तुओं का लेन देन कर लेना, इसी को क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से आप इसे जानते हैं। ये सब बातें मैं आपको कल बता चुका था। अब मैं जो आज आपको बताने वाला हूं वो क्या बताने वाला हूं, जरा वो समझो। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मेरे साथियों इसके दोष क्या है। इसके दोष का मतलब समझते हो? इसके दोष का मतलब ये है कि ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी इसकी कमियां क्या क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है इसकी कमियां क्या क्या, इसमें क्या क्या समस्याएं थी, है ना। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। तो हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं, है ना। चलिए, इसमें लिखेंगे समस्याएं। मैं यहां पर लिख देता हूं, डोंट वरी। एक मिनट मेरे भाई, है ना। मैं लिखता हूं समस्याएं, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या समस्या है। तो आइए जरा, इसकी समस्या क्या क्या थी, इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, मतलब क्यों ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसकी क्या क्या समस्याएं थी, क्यों ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी ये ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। तो इसकी कुछ समस्याएं थी, जैसे कि मैं एक बात आपको समझाऊं, दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग एक बड़ी समस्या थी, है ना। ये क्या है मैं भी आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं लिख देता हूं हिंदी में और अंग्रेजी में। दोहरात्मक, है ना, क्या बोलेंगे मेरे साथियों? तो लिखेंगे दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग, इच्छाओं का संयोग। इसको मैं पहले इसमें भी लिख देता हूं अंग्रेजी में। इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसको आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि अगर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं उसी एग्जाम्पल को वापस से दोहरा लेता हूं। जैसे मेरा नाम विनय है, मेरा नाम क्या है? विनय। और मेरे पास में है मेरे साथियों केले, मेरे पास 4 केले हैं, और एक नाम का व्यक्ति है राहुल, है ना, राहुल पालीवाल सर है। मान लेते हैं इनके पास क्या है? आम है, इनके पास एक आम है मेरे दोस्त। मैं केले को बेचना चाहता हूं, राहुल सर भी केले को बेचना चाहते हैं, अपने आम को बेचना चाहते हैं। भाई मैं केले को बेचना चाहता हूं, लेकिन मुझे आम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? चावल चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में क्या होंगे? चावल होंगे, ठीक है। और अगर मान लो चावल वाला व्यक्ति जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम हम लिख लेते हैं आदर्श सर, है ना। उनका नाम है मान लो आदर्श सर है, उनके पास चावल है, मुझे मिल भी गए वो,
और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप मेरे केले ले लीजिए, मुझे चावल दे दीजिए। आ रही बात समझ में? लेकिन आदर्श सर कह सकते हैं कि नहीं सर, मुझे तो चावल नहीं चाहिए, मैं तो गेहूं की फिराक में ढूंढ रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो इसी समस्या को क्या बोलते हैं? दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग। भाई सामने वाले की भी इच्छा होनी चाहिए कि उसे कौन सी वस्तु चाहिए। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब ये लिख मत लेना कि भैया विनय सर को चावल चाहिए, आदर्श सर को गेहूं चाहिए, है ना, ऐसा नहीं लिखना, ये समझने की कोशिश करना है। तो सबसे बड़ी एक समस्या देखने को मिली, वो क्या समस्या थी? दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग, लेक ऑफ डबल इंसिडेंस, है ना, बहुत बढ़िया। लेक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब चाहत का दोहरात्मक इच्छाओं का जो संयोग है वो नहीं मिलता है। ये एक बड़ी समस्या इसमें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब दूसरी समस्या क्या देखने को मिलती है, जरा वो समझना मेरे साथियों। मुझे बताओ, मेरे पास में कितने केले थे? 4 केले थे। और अगर मान लो राहुल सर के पास में 1 आम है, तो मुझे 4 केले दे करके मेरे साथियों 1 आम मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं वस्तुएं ज्यादा दे रहा हूं, मैं केले ज्यादा दे रहा हूं, मुझे 1 ही आम, है ना, वो मिल रहा है। तो यहां पर जो समस्या देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी मूल्य मापन की कठिनाई। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? मूल्य मापन की कठिनाई। मूल्य मापन की कठिनाई। मूल्य मापन की कठिनाई। मूल्य मापन की जो कठिनाई है वो एक दूसरी समस्या आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो डिफिकल्टी इन मेजरिंग वैल्यू। क्या बोलेंगे? डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन मेजरिंग वैल्यू। मेजरिंग वैल्यू भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, मेजरिंग वैल्यू, यानी कि मूल्य मापन जो था उसमें कठिनाई थी कि भैया हम किस मूल्य को किस तरीके से जो है माप सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरी बात ये कि जैसे कुछ चीजें ऐसी होती थी, जैसे मैं मान लो किसी के पास गाय है, वो गाय बेचना चाहता है, वो गाय देकर के जो है वो एक भैंस खरीदना चाहता है। तो मान लो भैंस अच्छी खासी है, मोटी हष्ट पुष्ट है, और गाय जो है वो दुबली पतली है ना। तो कोई व्यक्ति उसको आधा कैसे करे, उसको विभाजित कैसे करे कि भाई तेरी जो भैंस है वो मेरी, मतलब हम कहें कि मेरी, तेरी जो गाय है वो मेरी आधी भैंस के बराबर ही है। मतलब समझना भावनाओं को। अगर भैंस अच्छी मोटी तगड़ी है और गाय बिल्कुल दुबली पतली है, और कोई व्यक्ति गाय देकर के भैंस खरीदना चाहता है, तो भैया सामने वाले व्यक्ति को लगेगा ना कि यार इसकी तो भैंस बहुत बढ़िया है और मेरी गाय तो बहुत कमजोर है। तो फिर वो क्या करेगा सामने वाला व्यक्ति? क्या गाय को या भैंस को काट पीट के तो नहीं दे सकता। तो इसी को हम बोलते हैं विभाजित। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक तीसरी समस्या थी, वस्तुओं को विभाजित करना क्या था? कठिन था। तो याद रखेंगे, वस्तुओं को विभाजित करना कठिन था। वस्तुओं को विभाजित करना कठिन था। वस्तुओं को विभाजित करना कठिन था। विभाजित करना कठिन था। आ गई बात समझ में? वस्तु विनिमय प्रणाली में एक ये भी समस्या होती है कि हम वस्तुओं को जो डिवाइड करते हैं वो हमारे लिए क्या है? कठिन है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। ठीक है, विभाजिता में जो है समस्या हमको देखने को मिलती है, ये भी एक बात आपको समझना है। ठीक है, चलिए, फिर दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी जो बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, उनको स्टोर करना बड़ा मुश्किल था वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो वस्तुओं को संग्रहित करना मेरे साथियों कठिन था, है ना। तो लिखेंगे वस्तुओं का भंडारण करना कठिन था। वस्तुओं का भंडारण करना कठिन। वस्तुओं का भंडारण करना कठिन था। भंडारण करना कठिन था। ठीक है, तो जो मतलब वस्तुएं थी, गुड्स थी, कमोडिटीज थी, उनका स्टोरेज करना क्या था? कठिन था। तो मेरे साथियों एक समस्या आपको यह भी देखने को मिलेगी कि जो स्टोरेज प्रॉब्लम है वो भी यहां पर आपको सामने देखने को मिलती है ना। स्टोरेज प्रॉब्लम जो है मेरे साथियों वो भी आपको यहां पर देखने को मिलती है ना। तो स्टोरेज प्रॉब्लम थी, ये इतनी सारी समस्या थी। फिर और समस्या क्या थी? तो मेरे साथियों दूर दराज स्थानों पर विनिमय करना भी कठिन था। अगर कोई व्यक्ति उज्जैन में किसी वस्तु को बेचना चाहता है, वो व्यक्ति नहीं मिला, पता चला कि वो व्यक्ति तो अमेरिका में मिला, है ना, जर्मनी में मिल गया या दिल्ली में ही मिल गया, तो उसे यहां से वहां जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या देखने को मिलेगी। और वो समस्या क्या थी कि दूर दराज के इलाकों में जो विनिमय करना था वो कठिन था, है ना। तो याद रखिएगा मेरे साथ, ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि यहां पर आपको देखने को मिलेगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, बस बल चाहो तो लिख लो, ना तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। सवाल टेक्निकली आपसे पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन से दोष थे, कौन कौन सी कमियां थी, कौन कौन सी समस्या थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में इतनी सारी समस्या थी। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, मैंने कहा दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग, इसकी कमी थी। कारण क्या था? जरूरी नहीं कि मैं जो बेचना चाहता हूं वो सामने वाला ले। आ रही बात समझ में? दूसरी बात मेरे दोस्त, मूल्य मापन की कठिनाई एक बड़ी समस्या देखने को मिली। वस्तुओं को विभाजित करना कठिन था, वस्तुओं का भंडारण करना भी कठिन था। ठीक है,
ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे भाई, क्या नाम है आपका, जो भी है ना, कि आप बहुत कम पढ़ाते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम बदल करके 1.5 घंटे की क्लास कर लूं, इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है ना। मैं कोशिश करूंगा कि सर से बात करके, टीम से बात करके मेरे इस समय को चेंज करवा लूं और 1.5 घंटे की क्लास करवा लूं। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? मतलब मेरा उद्देश्य सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है, मुझे आपको अच्छे से पढ़ाना है। अगर सिलेबस को कंप्लीट करना होता तो मैं पीडीएफ पे लिख करके लिया था और 5-10 मिनट में खत्म कर देता। ठीक है, 1 घंटा मुझे मिलता है, इसके बाद में मेरी क्लास रहती है। अगर ये मेरी क्लास हट गई तो मैं 1.5 घंटा इसी को कर लूंगा। ठीक है, मेरी भी समस्याएं हैं कुछ, मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग जो है परेशान हो। ठीक है, लेकिन आपकी इस कमेंट से शायद मुझे भी लगता है कि नहीं टाइम बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? या तो हम सुबह 7:30 से कर लें क्लास, मैं ये भी बात कर लूंगा सर, है ना। लेकिन बार बार एक ही कमेंट अगर क्लास में आएगा तो उससे क्लास भी डिस्टर्ब होगी और मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, पर्सनली मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा। और जब मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो शायद उतनी इफिशियंसी के साथ ना पढ़ा पाऊं। इसलिए कमेंट करे तो सोच समझ के करिए कि आपको कमेंट किस तरीके से करना है ना। बाकी आपका कमेंट है, आपका सुझाव है, मैंने आपके सुझाव को एक्सेप्ट किया है, मैं टीम से बात करूंगा इस विषय में। चलिए भाई, ये वस्तु विनिमय प्रणाली के मैंने आपको क्या बता दिया है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में मैंने आपको बेसिक सी बातें बता दी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, और वो बात क्या है मेरे दोस्त, तो वो मुद्रा के प्रकार है, टाइप्स ऑफ मनी की हम बात कर लेते हैं कि मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं। मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रकार, और मुद्रा के प्रकार को आप टाइप्स ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार, या इसी को टाइप्स ऑफ मनी कहते हैं मेरे साथियों। तो मुद्रा के प्रकार क्या है ये जरा देख लेते हैं। तो मुद्रा के बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे प्रकार। जैसे कि अगर हम बात करें कि सर एक आध कुछ मुद्राओं के प्रकार आप मुझे बता दें, तो बिल्कुल बता देते हैं मेरे साथियों। एक तो वस्तु मुद्राएं होती है, मतलब वस्तुएं भी मुद्रा का कार्य करती है, जैसे कमोडिटी मनी के नाम से जाना जाता है, कमोडिटी, है ना। तो सबसे पहला तो लिखेंगे वस्तु मुद्रा। क्या लिखेंगे मेरे साथियों? वस्तु मुद्रा लिखेंगे, वस्तु मुद्रा। और इसको हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? कमोडिटी करेंसी लिख दो या मनी लिख दो, एक ही बात है। कमोडिटी करेंसी ज्यादा सही शब्द है ऐसे। वस्तु मुद्रा आप इसे कहते हैं। देखो वस्तु मुद्रा, अगर मैं बात करूं वस्तु मुद्राओं की, तो आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, उसमें वस्तु मुद्रा या वस्तु विनिमय प्रणाली जब आप इसे कह देते हैं, ठीक है, तो यही है दरअसल वस्तु मुद्रा। मतलब नमक को दे करके गेहूं खरीदना, चावल को दे करके गेहूं खरीदना, टमाटर खरीदना, है ना। कम्युनिटी नहीं भाई, कमोडिटी लिखा है मैंने, ठीक है। तो वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति, वही बात है ना। जब वस्तु मुद्रा के रूप में कार्य कर रही हो तो उसे वस्तु मुद्रा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, एग्जांपल लिख देता हूं, इसकी परिभाषा लिखने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी सुन लो। वस्तु जब मुद्रा का कार्य करे, है ना, लिख देता हूं चलो। जब वस्तु मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा का कार्य करे, तो उसी को आप किस नाम से जानते हैं? वस्तु मुद्रा के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो ताकि आपको समझ में आए यहां पर चीजें। जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो नमक, गेहूं, भाई कोई सब्जी वाला आता है आपके घर पे गांव में, तो आप क्या करते हो? गेहूं दे करके टमाटर ले लेते हो, प्याज ले लेते हो, आ रही बात समझ में? तो इसी को वस्तु के नाम से जाना जाता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, सोना चांदी जो है वो भी तो एक वस्तु है। हाँ आभूषण है, लेकिन आभूषण को छू सकते हो, टच कर सकते हो, तोड़ मोड़ सकते हो, आ रही बात समझ में? तो सोना चांदी जो है वो भी एक प्रकार की मुद्रा ही है, कमोडिटी करेंसी है ना, सोना चांदी दे दो। तो ये वस्तु मुद्रा के नाम से भी जानी जाती है, आदि लिखें। तो वस्तु जब मुद्रा के रूप में कार्य करे तो उसी को वस्तु मुद्रा के नाम से जानते हैं, कमोडिटी करेंसी के नाम से जानते हैं। एक होता है मेरे साथियों डिजिटल, अच्छा प्लास्टिक करेंसी लिखो, प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक करेंसी जो एग्जाम में आते हैं वो पहले लिखो। प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक करेंसी, है ना, इसे प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। आपको पता है प्लास्टिक करेंसी क्या होती है? प्लास्टिक करेंसी का मतलब क्या होता है? तो प्लास्टिक करेंसी का मतलब होता है कि एक ऐसी मुद्रा जो प्लास्टिक से बनी हो। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? एक ऐसी मुद्रा जिसका निर्माण प्लास्टिक से हो, या डायरेक्टली लिखें कि ऐसी कौन कौन सी मुद्रा है जिसका निर्माण प्लास्टिक से हुआ है, तो याद रखना क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो प्लास्टिक करेंसी है, क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा डेबिट कार्ड आप लिखें, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। फिर लिखेंगे एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड। तो जितने भी आपके कार्ड हैं ये सारे के सारे प्लास्टिक करेंसी है। आ रही बात समझ में? इनको क्या बोलते हैं आप लोग? प्लास्टिक करेंसी के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है।
इन्हीं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को आप स्मार्ट मनी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। इनको आप लोग स्मार्ट मनी के नाम से भी जानते हैं। आजकल तो ऐसे सिस्टम हो गए हैं कि आप बस वाईफाई के जोन में रहेंगे तो कार्ड से पेमेंट हो जाएगा, आपको ओटीपी ओटीपी देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो स्मार्ट करेंसी के अंतर्गत भी क्या आते हैं, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आते हैं, याद रखना। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सारे के सारे स्मार्ट करेंसी भी हैं। तो ये भी याद रखना है कि डेबिट कार्ड जो है वो स्मार्ट करेंसी का हिस्सा है ना, और क्रेडिट कार्ड जो है वो भी स्मार्ट करेंसी का हिस्सा है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, एक होती है डिजिटल करेंसी। आपने नाम जरूर सुना होगा डिजिटल करेंसी के बारे में, नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, है ना। ये डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैंने, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद हो, है ना, तो लिखेंगे डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी आप इसे कहते हैं, है ना। और लिखेंगे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद हो या जिसका अस्तित्व इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो। इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से विद्यमान, रूप में विद्यमान, ऐसा लिखे। मुझे बताओ आपने बिटकॉइन देखा है क्या, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली अस्तित्व है उसका, ठीक है। अच्छा, इन डिजिटल करेंसी का प्रयोग इकाई में होता है, इनका यूज इकाई में होता है, इनका यूज इकाई में होता है। जैसे बिटकॉइन हो गया, इसका प्रयोग इकाई में होगा। आप बता सकते हैं कि बिटकॉइन हो गया आपका, या हम कहें कि क्रिप्टो करेंसी हो गया आपका, जैसे ई रूपी, आरबीआई के द्वारा ई रूपी जारी किया गया, तो मुझे बता सकते हैं कि इनका प्रयोग इकाई में किया जाता है डिजिटल करेंसी का, तो ऑनलाइन लेन देन में इनका प्रयोग किया जाता है। आ रही बात समझ में, ऑनलाइन लेन देन में, तो लिखेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है, ऑनलाइन ही है केवल। आप बोल सकते हो कि मेरे पास इतनी डिजिटल करेंसी है ना। तो आरबीआई ने ई रुपया डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया, मैं बताऊंगा आरबीआई ने कब लॉन्च किया, क्या क्या स्कीम से क्या क्या बातें। तो डिजिटल करेंसी जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान है, इसका प्रयोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में किया जाता है। उदाहरण लिखेंगे मेरे साथ, तो लिखेंगे उदाहरण में क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी। क्या लिखना है, क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो लिखेंगे क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में जैसे कि, तो क्रिप्टो करेंसी में आप लिखेंगे बिटकॉइन। बिटकॉइन की हम बात कर लेते हैं मेरे साथ। बिटकॉइन क्या है, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है ना। फिर एथेरियम, एथेरियम भी है मेरे साथियों, एथेरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी का ही उदाहरण है। एथेरियम हो गया। उसके बाद में फिर आप लिख सकते हैं ई रुपया। डिजिटल करेंसी में ई रूपी भी आता है, ई रूपी, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत में आरबीआई के द्वारा जो है ई रुपया को लॉन्च किया गया। किसको, ई रुपया, इलेक्ट्रॉनिक रुपया को लॉन्च किया गया। तो ये क्या है, डिजिटल करेंसी का एग्जाम्पल है। ओके, क्या है ये, डिजिटल करेंसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये डिजिटल करेंसी। वैसे ये करेंसी है पेपर करेंसी जिसे आप कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेपर करेंसी। पांचवा लिखेंगे पेपर करेंसी। अच्छा, पेपर करेंसी का मतलब क्या है, जिसका निर्माण पेपर से हो। भैया जो पेपर से बने वो पेपर करेंसी, आ गई बात समझ में। तो लिखेंगे जिसका निर्माण पेपर से हो, जिसका निर्माण पेपर से हुआ है, जिसका निर्माण पेपर से हुआ है, कागज या पेपर से हुआ है। तो मेरे साथियों कागज द्वारा बनाया गया, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, तो पेपर करेंसी के नाम से जानते हैं, कागजी मुद्रा के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इंडियन रुपी, भारतीय नोट। एग्जाम्पल क्या होगा, भारतीय कागजी नोट, भारतीय कागजी नोट, भारतीय कागजी नोट मेरे साथियों। तो इंडियन पेपर करेंसी जो है वो, इंडियन पेपर करेंसी वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। अरे वही 100-50 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, ये सब कागज से बने हुए हैं ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं, हाँ जी, इसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम पेपर करेंसी के नाम से जानते हैं। वैसे ही एक होता है मेरे साथियों धातु मुद्रा, मेटेलिक करेंसी, धातु मुद्रा। मेटेलिक करेंसी आप इसे कहते हैं, धातु मुद्रा। तो भैया जिसका निर्माण जो है वो धातु से हो, जैसे सोना चांदी और ये सब, तो लिखेंगे जो धातु से बनी हो, जो धातु से बनी हो, धातु से बनी हो। मेटल्स, है ना। तो जिसका निर्माण धातु से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, धातु मुद्रा कहते हैं। जैसे हम बात करें सिक्कों की,
तो जितने भी सिक्के हैं, सिक्के, ठीक है, कॉइन्स जितने भी हैं मेरे दोस्त, वो सारे के सारे धातु मुद्रा के उदाहरण हैं, क्योंकि उनका निर्माण धातु से हुआ है ना। जैसे सिक्कों का निर्माण किससे होता है? चांदी के धातु से होता है ना। सोने से हो गया मेरे साथियों, तांबे से हो गया, तांबे और ये सब क्या है? धातु है ना। कांस्य हो गया, तो ये सब क्या है मेरे साथियों? धातु है, ठीक है। इनका निर्माण किससे हुआ हो? धातु से हुआ हो, उन्हें क्या बोलते हैं? धातु मुद्रा के नाम से आप इसे जानते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अगला है मेरे साथियों, एक को बोलते हैं लीगल टेंडर, वैधानिक मुद्रा जिसे आप कहते हैं। वैधानिक मुद्रा का मतलब क्या होता है वो भी देख लो। तो जो सरकार के द्वारा या देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की गई हो उसे वैधानिक मुद्रा कहते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं। कानून बना करके जिसको जारी किया गया हो, तो लिखेंगे वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा आप इसे कहते हैं। इसे अंग्रेजी में लीगल टेंडर के नाम से जाना जाता है, लीगल टेंडर। तो इसके बारे में क्या याद रखना है? इसके बारे में ये याद रखना है कि क्या लिखेंगे, जो जो सरकार सरकार या ऐसा लिखे, सरकार या केंद्रीय बैंक, बैंक द्वारा कानूनी रूप से या कानून बनाकर, ऐसा भी लिख सकते हो, कानून बनाकर जारी की गई हो, है ना। तो जो सरकार के द्वारा या देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा कानून बना करके जारी की गई हो, है ना, तो लिखेंगे इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, है ना, सेंट्रल बैंक, ये याद रखना है। तो जो कानून बना करके जारी की गई हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं मेरे साथियों लीगल टेंडर के नाम से आप इसे जानते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जरूर आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर सरकार ने या फिर देश के केंद्रीय बैंक ने अगर कानून बना करके इस मुद्रा को जारी किया है, तो इसका मतलब यह है कि इसको लेने से तो कोई मना कर ही नहीं सकता। जैसे भारतीय नोट है, अगर मैं किसी दुकानदार को भारतीय नोट दूंगा तो वो लेने से मुझे मना कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो याद रखना है, दूसरा बिंदु इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि इसे कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता, है ना। तो लिखेंगे इसे कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता, कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे साथियों, कोई भी व्यक्ति या सरकार या कोई संस्था या कोई भी अगर इंस्टीट्यूट हुआ तो वो इसको लेने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है। सवाल कैसे आते हैं? सवाल आते हैं मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से वैधानिक मुद्रा के क्या विशेषता है? पहली विशेषता बता दी उसने कि जो सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बता दिया कि इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। और फिर नीचे प्रश्न पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है। सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्लास्टिक करेंसी कौन सी है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित करेंसी में से स्मार्ट करेंसी किसे कहते हैं। तो ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, है ना, ऐसे सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्मार्ट करेंसी है, प्लास्टिक करेंसी भी इन्हीं को कहते हैं, ओके। बढ़े आगे, क्या बात है, स्मार्ट मनी मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़े, चलिए अगली बात करते हैं। आपने दुर्लभ मुद्रा के बारे में सुना होगा, जिसे हार्ड करेंसी कहते हैं, वो भी एक प्रकार की करेंसी है। तो लिखेंगे हार्ड करेंसी, है ना, दुर्लभ मुद्रा। आपने एक शब्दावली या एक शब्द सुना होगा, अरे यार भाई तेरे तो दर्शन दुर्लभ हो गए, तू तो मिलता ही नहीं है, तू तो ईद का चांद हो गया। इसका मतलब क्या है? कि आपका जो दोस्त है वो बहुत कम आपसे मिलता है, आपको बहुत कम दिखता है, यही तो होता है। तो दुर्लभ उसी को बोलते हैं, कहते हैं ना दुर्लभ दर्शन। हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल मंदिर है, बाबा महाकाल का मंदिर है। और बाबा महाकाल का जो मंदिर है ना मेरे दोस्त, वहां पर क्या होता है पता है? वहां पर जब आप मंदिर में जाओगे तो वहां पर आपको जगह जगह लिखा हुआ है दुर्लभ दर्शन। कैसे? दुर्लभ दर्शन मेरे साथियों। तो दुर्लभ दर्शन का मतलब ही है कि ऐसे दर्शन जो कभी कभार होते हैं। वास्तव में बाबा महाकाल जिसको बुलाते हैं उसी को बुला पाते हैं, है ना। मतलब यहाँ के लोग भी नहीं जा पाते। खैर, दुर्लभ दर्शन से दुर्लभ मुद्रा याद रखना है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ड करेंसी,
हार्ड करेंसी मेरे साथियों, हार्ड करेंसी। तो हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो सिंपल सी भाषा में एक शब्द याद रखना है कि जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में क्या हो, ज्यादा हो। तो लिखेंगे जिसकी मांग, डिमांड जो है वो सप्लाई की तुलना में ज्यादा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्लभ मुद्राएं कहते हैं। मांग तो सब कहते हैं, है ना, मांग तो सब करते हैं कि बाबा के दर्शन कर लूं, लेकिन दर्शन सबको नहीं होते। तो लिखेंगे जिसकी मांग आपूर्ति से ज्यादा हो, जिसकी मांग आपूर्ति से ज्यादा हो। क्या लिखेंगे, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है भाई, तो दुर्लभ होंगे ही सही। अभी अगर मैं बात करूं हमारे बीच में जो वृंदावन के महाराज हैं, है ना, उन महाराज से मिलना सब चाहते हैं, लेकिन क्या सब सब मिल पाते हैं? उनकी डिमांड सब कर रहे हैं, अरे महाराज जी से मिलना है, महाराज जी से मिलना है, लेकिन सप्लाई उनकी कम है। भाई वो एक लिमिटेड टाइम ही तो दे सकते हैं, उनकी भी अपनी तरीके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बड़े आगे आइए। अब दुर्लभ के बाद में एक हो गया सुलभ। दुर्लभ का ठीक उल्टा क्या होता है, सुलभ। तो मेरे साथियों नोवा लिखना, सुलभ मुद्रा। सुलभ का मतलब क्या, इजी, जो जल्दी से मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुलभ मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा, हार्ड का उल्टा होता है इजी, इजी करेंसी, इजी करेंसी, है ना, इजी करेंसी। क्या बोलते हैं, इजी करेंसी, सुलभ मुद्रा जिसे आप कह देते हैं, सुलभ। तो सुलभ मुद्रा में क्या याद रखना है, जिसकी आपूर्ति ज्यादा हो, मांग से ज्यादा हो, यही हम कह सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो। तो लिखेंगे जिसकी मांग, जिसकी मांग आपूर्ति से कम हो। ऐसा ही लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। ऐसा क्या है, जिसकी मांग आपूर्ति से कम हो, जो आसानी से उपलब्ध हो, उसकी वैल्यू भी नहीं होती है ना। आप अगर याद करने के हिसाब से देखें तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई। जैसे भारतीय नोट आसानी से मिल जाता है तो सुलभ मुद्रा है। जैसे हम बात करें डॉलर, डॉलर हमें मिलता नहीं है आसानी से, मेहनत मशक्कत करना पड़ती है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, वो क्या है, दुर्लभ है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, डॉलर है एग्जाम्पल हार्ड करेंसी का। ठीक है ना, हार्ड करेंसी का क्या एग्जाम्पल है, डॉलर है। पढ़े, चलिए। रणवीर सिंह, भाई इतने कमेंट क्यों कर रहे हो? आइए, ये सुलभ मुद्रा हो गई आपकी, है ना। तो सुलभ मुद्रा भी मैंने आपको बता दी, प्लास्टिक करेंसी मैंने आपको बता दी मेरे साथियों, स्मार्ट मनी भी मैंने बता दी। अब याद रखना है एक और है हॉट मनी। हॉट मनी, गर्म मुद्रा जिसे आप कहते हैं, हॉट मनी। गर्म मुद्रा, गर्म नहीं, गर्म, गर्म मुद्रा। तो ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति हो, ऐसी करेंसी जिसमें टेंडेंसी कैसी हो, जो जल्दी से गायब हो जाए, पलायन कर जाए, उसको बोलते हैं हॉट मनी। डॉलर हॉट मनी है, जल्दी से चली जाएगी, दिखेगी कि नहीं कि गायब, है ना। तो लिखेंगे जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति हो, उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, हॉट मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हॉट मनी के नाम से आप इसे जानते हो। तो याद रखना है, जिसमें जो है वो शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति हो, उसी को आप लोग क्या नाम देते हैं मेरे साथियों, हॉट मनी के नाम से जानते हो। ओके, जो जल्दी अर्ली स्केप हो जाए, है ना, अर्ली स्केप हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट मनी कहते हैं। जैसे हम बात करें डॉलर की, है ना, ये डॉलर मेरे साथियों, डॉलर जो है वो गर्म मुद्रा है, हॉट मनी बोलते हैं इसको। तो ये कुछ मुद्रा के प्रकार मैंने आपको बता दिए, टाइप्स ऑफ मनी के बारे में मैंने बातचीत कर ली। क्वेश्चन दिखाइए ना सर, क्वेश्चन
बेटा मैं क्वेश्चन आज ले करके नहीं आया हूं, क्वेश्चन ले करके आऊंगा, उस दिन जरूर दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले मुद्रा का चैप्टर हो जाने दीजिए, कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा कि मुद्रा से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। कल मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो इससे पहले सबसे पहले मैं मुद्रा के ही क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं मेरे साथियों। आपने सुना होगा, याद रखना कि 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए का नोट होता है, और सिक्के जो होते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपए का नोट और सिक्के जो हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये मैंने आरबीआई वाले टॉपिक में आपको करवा भी दिया है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में आप लोगों को? बहुत बढ़िया। लिखेंगे भारतीय मुद्रा पेपर मिल कहां पर है? कुछ नोट बना करके पॉइंट लिख लें। नोट बना करके लिख लें, भारतीय मुद्रा पेपर मिल क्या बोलते हैं मेरे साथियों? भारतीय मुद्रा पेपर मिल के नाम से आप इसे जानते हैं, इंडियन करेंसी पेपर मिल, है ना, इंडियन करेंसी पेपर मिल, इंडियन करेंसी पेपर मिल की अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त ये हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां पर? होशंगाबाद में, होशंगाबाद, जिसका नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम, इसको इसका नाम बदल करके नर्मदापुरम भी कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय मुद्रा पेपर मिल जो है वो यहां पर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नोटों पर शाही होती है उसका निर्माण कहां पर होता है, तो दूसरा नोट लिखेंगे शाही निर्माण कारखाना, शाही निर्माण कारखाना, है ना। जो इंक होती है ना, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, तो लिखेंगे इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप इसे कहते हैं। शाही निर्माण कारखाना, शाही, शाही नहीं सॉरी, शाही निर्माण कारखाना वो कहां पर है? ये वर्णिका में, वर्णिका, वर्णिका एक जगह है वर्णिका, और ये कहां पर पड़ती है? मैसूर में पड़ती है, मैसूर, ठीक है। तो वर्णिका मेरे साथियों मैसूर में पड़ती है, ओके। ये वर्णिका मैसूर में एक जगह है, वहां पर मेरे साथियों क्या है? तो याद रखिएगा शाही निर्माण कारखाना है। क्या है? शाही निर्माण कारखाना है। 10वां एग्जाम्पल गलत लिखा है, डॉलर तो हार्ड करेंसी है। क्यों डॉलर हार्ड करेंसी है? तो डॉलर जो है वो आपका हॉट मनी नहीं हो सकता क्या? है, दोनों हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? ऐसा थोड़ी है कि भारत जो है वो कागजी मुद्रा है, ठीक है, तो क्या भारत लीगल टेंडर नहीं है? मुझे एक बात बताओ, भारत, अगर मैं बात कर रहा हूं कि भारत जो है वो एक कागजी मुद्रा है, कागज के द्वारा जारी की गई है ना, भारतीय कागजी नोट, तो भारत को तो मैंने वैधानिक मुद्रा में भी लिखा है कि भैया भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। एक मुद्रा अलग अलग प्रकार की हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए, तो स्याही निर्माण कारखाना कहां पर है मेरे साथियों? वर्णिका में है, ये बात भी आपको याद रखना है, जो कि कहां पर पड़ता है? मैसूर में पड़ता है। ये दूसरा बिंदु आप लोगों ने यहां पर नोट डाउन किया होगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिक्का एक्ट जो है वो कब बनाया गया था? सिक्का एक्ट, तो सिक्का एक्ट 2011 में बनाया गया था। आ रही बात समझ में? इसमें भारत सरकार के पास में एक अथॉरिटी है ना, कि भारत सरकार जो है अधिकतम कितने रुपए का सिक्का इसमें जारी कर सकती है। तो याद रखना है मेरे दोस्त, 1000 रुपए का सिक्का जारी कर सकती है। तो लिखेंगे सिक्का अधिनियम, केवल एक्ट लिख ले, सिक्का एक्ट, ये सवाल पूछा जा सकता है। सिक्का अधिनियम, है ना, ये कब का है? 2011 का है। लिखेंगे कॉइनेज एक्ट, और ये कब का है? 2011 का, बस, ठीक है। चौथा बिंदु लिखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार अधिकतम, भारत सरकार अधिकतम 1000 रुपए का सिक्का जारी कर सकती है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या ऐसा लिखे GOI कैन इशू मैक्सिमम 1000 रुपीज कॉइन,
याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अधिकतम कितने रुपए का सिक्का जारी कर सकती है, तो 1000 रुपए का जो सिक्का है वो जारी कर सकती है। ठीक है, ओके। इंडियन पेपर मिल किस स्टेट में, शायद मैं लिखना भूल गया ना, कोई बात नहीं। ये होशंगाबाद नर्मदापुरम में है, ये मध्य प्रदेश में भाई। मैंने बताया था मेरे राज्य मध्य प्रदेश में है ना, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, आपको मेरा राज्य नहीं पता ना इसलिए, सॉरी फॉर दैट। ओके, मैं क्लास के बाद में ना एक बात आपसे करना चाहूंगा, मैं करूंगा आज बात। ठीक है, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा आपसे, अच्छी लंबी चर्चा करूंगा आज, 5 मिनट तक चर्चा करूंगा, क्योंकि आखिरी में जिन बच्चों को सुनना है केवल वही रहेंगे, और जिनको नहीं सुनना वो चले जाना। पर मैं तो कहूंगा सब लोग सुनना, मेरी बात को सुनना। ठीक है, अगला बिंदु लिखो मेरे साथियों। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषा है, तो लिखेंगे भारतीय कागजी नोट पर कुल कितनी भाषा है। भारतीय कागजी नोट पर भाषा, तो याद रखेंगे लैंग्वेजेस ऑन इंडियन पेपर करेंसी, लैंग्वेजेस ऑन इंडियन पेपर करेंसी की अगर मैं बात करूं, आपको पता है भारत पर भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषा है, तो मेरे साथियों याद रखेंगे कुल भाषा की जो संख्या है वो है 17। मैं फिर से बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना, 17 भाषा है। ये 17 भाषा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला करके, तो हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों को मिला करके मेरे साथियों, तो हिंदी और अंग्रेजी जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो 17 भाषा हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला करके अगर बात करेंगे तो 17 भाषा होगी। ठीक है ना, पर देखना, ये सारी की सारी भाषाओं को मैं यहां पर लेकर के आया हूं। ये देखना, मैं आपको यहां पर बता देता हूं कौन कौन सी भाषा, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। सबसे पहले असमिया भाषा पहले नंबर की, दूसरी है बंगाली भाषा, तीसरी है गुजराती भाषा, चौथी है कन्नड़ भाषा, पांचवी है कश्मीरी, छठवीं है कोंकणी, सातवीं है मलयालम, आठवीं है मराठी, नौवीं है नेपाली, 10वीं है उड़िया, 11वीं है पंजाबी, 12वीं है संस्कृत, 13वीं है तमिल, और 14वां नंबर की भाषा है तेलुगु, और 15वें नंबर की भाषा है उर्दू। इसमें हिंदी और अंग्रेजी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल देखा जाए तो 15 भाषा इसके ऊपर नोट के ऊपर है मेरे साथियों। इसी के साथ अगर हिंदी और अंग्रेजी को जोड़ लिया जाए तो 17 भाषा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया कि कुल 15 भाषा इस पर देखने को मिलेगी। हिंदी और अंग्रेजी जब दोनों को जोड़ दिया जाए मेरे साथियों तो आपको कितनी भाषा देखने को मिलेगी, तो याद रखिएगा 17 भाषा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप 15 भी बता रहे, बिल्कुल आप 15 बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे। ऑप्शन में क्या दे रखा है, जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसके विकल्प में क्या दे रखा है, अगर 17 नहीं है तो फिर 15 क्लिक करना है, या फिर 15 नहीं है तो 17 पे क्लिक करना है। ठीक है, और अगर बोले दोनों नहीं है तो फिर प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न इस तरीके से आएगा कि हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके भारतीय कागजी नोट पर कुल कितनी भाषा है, या तो ये सवाल आएगा, या फिर सवाल क्या आएगा, सवाल ये आएगा हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ करके भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषा है। तो ये बात मुझे आपको यहां पर बतानी थी। अब मुझे बताओ नोट प्रिंट कहां कहां होते हैं भारत के अंदर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, है ना। तो अगला अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, छठवां पॉइंट है। छठवां पॉइंट क्या है, नोट प्रिंट कारखाने। नोट प्रिंट कारखाने, है ना, नोट प्रिंट कारखाने कहां कहां है, तो लिखेंगे मेरे साथियों नोट प्रिंट कारखाने। तो देखो भारत में 4 जगह नोटों की छपाई होती है, कुल मिलाकर के मैं आपसे अगर बात करूं तो वो 4 जगह कहां कहां छपाई होती है वो जरा लिख लो, क्योंकि सवाल वहां से अक्सर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मेरे मध्य प्रदेश में उज्जैन के बिल्कुल पास में है, 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो जगह है मेरे साथियों देवास। देवास में माता जी का भव्य मंदिर भी है। ये देवास पड़ती है एमपी में, उज्जैन के बिल्कुल पास में ही है ना। तो देवास एक जगह है, वहां पर नोटों की प्रिंट की जाती है, नोटों की छपाई की जाती है, मैं ये कहना चाहूं। दूसरी जगह है महाराष्ट्र में मेरे साथियों नासिक। नासिक भी बड़ी प्रसिद्ध जगह है, और ये मेरे साथियों महाराष्ट्र में पड़ती। एमएच लिखा है, कंफ्यूज मत होना, क्लास लेने वाला समझ जाएगा, जो क्लास नहीं लेगा वो बोलेगा सर एमएच का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म नहीं लिखते आप। अरे मेरे भाई समझ लो। तीसरा लिखेंगे मैसूर। क्या लिखेंगे, मैसूर। और मैसूर कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, के एन लिख रहा हूं, है ना।
KN लिख रहा हूं कर्नाटक। फिर चौथा क्या लिखेंगे मेरे साथियों? तो चौथा आपका कौन सा है? साल्बोनी। साल्बोनी पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। साल्बोनी कहां पर पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। तो लिखेंगे साल्बोनी। और पश्चिम बंगाल को मैं लिखता हूं WB के माध्यम से। WB का मतलब होता है वेस्ट बंगाल। तो ये नोट प्रिंट कारखाने यहां यहां है मेरे दोस्त। क्या है ये? नोट प्रिंट कारखाने मेरे साथियों यहां यहां आपको देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, ये नोट प्रिंट कारखाने। वैसे ही मेरे साथियों सिक्कों की ढलाई की जाती है, समझना मेरी बात को। सिक्कों को जहां पर बनाया जाता है उसे कॉइन मिंट कहते हैं, है ना। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सिक्कों को बनाया जाता है। सिक्कों की क्या की जाती है? ढलाई की जाती है। ढलाना मतलब बनाना। तो इसमें लिखेंगे, सातवां नोट करके लिखना, सिक्कों की टकसाल। हिंदी में इसके लिए शब्द क्या है? टकसाल शब्द है, टकसाल। जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉइन मिंट। क्या बोलते हैं? कॉइन मिंट। तो मेरे साथियों भारत में 4 जगह सिक्कों की टकसाल है। कितनी जगह है? 4 जगह सिक्कों की टकसाल है। अब ये 4 जगह कौन कौन सी है वो जरा देख लो, है ना। कॉइन मिंट, देखो ये 4 जगह कहां कहां है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए चीजों को लेकर के। हर एक क्रिस्टल क्लियरिटी अगर होगी आपके दिमाग में तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं मान करके चलता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे मेरे साथियों, इसी को ले लेते हैं, बढ़िया इमेज है, कोई दिक्कत नहीं बात है ना। देखो पहले तो मैं बड़ा ही रखता हूं, फिर आपको बता दूंगा। एक टकसाल पड़ती है आपके मेरे साथियों कलकत्ता में। याद रखना, मैं यहां लिखता भी जाता हूं पहले चीजों को, ताकि आपको थोड़ा सा सुस्पष्टता बनी रहे। सिक्कों की टकसाल 4 जगह है ना। सबसे पहली टकसाल कहां पर है मेरे साथियों? तो याद रखना कोलकाता या कलकत्ता में, यहां पर लिख देता हूं कलकत्ता में, है ना। और कलकत्ता में जो सिक्कों की टकसाल है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1950 में स्टैब्लिश किया गया था, 1950 में। कब स्टैब्लिश किया गया? 1950 में स्टैब्लिश किया गया। दूसरी बात याद रखना है, कलकत्ता में जो टकसाल है, मैं क्या बोल रहा हूं वो जरा ध्यानपूर्वक समझना। कलकत्ता में जो टकसाल है वहां पर उन सिक्कों पर कोई भी मार्क नहीं होता। आप पहचान कैसे करोगे कि कौन सा सिक्का जो है वो कहां पर बना हुआ है या किस टकसाल में बना हुआ है? तो अगर किसी सिक्के पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है कि वो कलकत्ता में बना हुआ है। इस इमेज को मैं वहां रखूंगा साइड में। दूसरी जो टकसाल है वो कहां पर है वो जरा ध्यान रखना। तो दूसरी टकसाल मेरे साथियों आपके मुंबई में है। मुंबई में स्थापित कब की गई थी टकसाल? 1830 में स्थापित की गई थी। तो दूसरा लिखेंगे मुंबई। मुंबई में 1830 में ये टकसाल स्थापित की गई थी। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे मेरे साथियों, बॉम्बे मिंट जो है वहां पर जो सिक्के बनाए जाते हैं, तो आप कैसे कैसे इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा सिक्का जो है वो कहां पर बना हुआ है। तो अगर आपको डायमंड शेप देखने को मिले, सबसे पहली बात, अगर आपको डायमंड शेप्ड मिंट मेरे साथियों देखने को मिले, याद रखना डायमंड शेप, ये कुछ ऐसा आपको शेप देखने को मिले, इसका मतलब है कि मुंबई में सिक्का ढाला गया है। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, है ना, दूसरी बात मैं ये कहने वाला हूं कि अगर आपको बॉम्बे मिंट में जो सिक्का ढल रहा है उसमें बड़ा बी भी होना चाहिए, ये वाला भी साइन होना चाहिए। अगर डायमंड मिल गया, ये बड़ा बी मिल गया, या फिर मेरे साथियों अगर आपको ये एम मिल गया लिखा हुआ, ठीक है, अगर आपको ये यू मिल गया मेरे साथियों दिखा हुआ, तो आप कहेंगे कि ये मुंबई में बनाए गए। तो क्या क्या साइन है? बी यू एम, ठीक है, उसके बाद एक डायमंड। तो ये मुंबई में बनाए गए सिक्के हैं। आ गई बात समझ में? ये मैंने आपको बताने की कोशिश कर ली। तीसरा क्या है मेरे साथियों? तो तीसरा आप लिखेंगे हैदराबाद। हैदराबाद क्या याद रखेंगे? हैदराबाद याद रखेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं हैदराबाद। हैदराबाद। और हैदराबाद का जो सिक्का है, वहां पर जो कारखाना है वो कब स्थापित किया गया था? 1908 में स्थापित, सॉरी 1903 में स्थापित किया गया था, है ना। 1903 1903 सॉरी 1903। और अगर आपको पहचानना है कि वहां पर जो सिक्के बने हैं उन पर क्या साइन है, क्या मार्क है, तो वहां पर मेरे साथियों ये स्प्लिट डायमंड मिंट है। पहली बात तो ये, अगर स्प्लिट का मतलब होता है टूटा हुआ, एक डायमंड जब बीच में से क्रैक है तो उसे स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। या फिर मेरे साथियों ये डायमंड जो है इसके अंदर अगर डॉट है तो भी समझ जाना कि ये हैदराबाद में है, या फिर अगर स्टार बना हुआ है तो भी समझ जाना कि हैदराबाद में है। ओके, तो याद रखना मेरे साथियों ये इसकी पहचान है। फिर चौथे की अगर हम बात करें, ये मैं इसको यहां पर एड ऑन कर रहा हूं, आपको कोई दुविधा ना हो। अगर मैं चौथे की बात करूं मेरे साथियों, तो एक है नोएडा। नोएडा मेरे साथियों, नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी आप इसे कहते हैं। और इसको जो स्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था 1989 में।
और अगर आपसे ये सवाल पूछे कि भैया हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सिक्का वहां पर बना हुआ है, तो याद रखना नोएडा जो है वहां पर डॉट आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी भी सिक्के पर डॉट देखने को मिले, इसका मतलब है कि उसका निर्माण कहां हुआ है, नोएडा में हुआ है। तो ये इतनी सारी बातें मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। अब मुझे कुछ बेसिक सी बात और है, जैसे मुद्रा की दशमलव प्रणाली और ये सब। कल की 5-10 मिनट की क्लास होगी, 5 मिनट की क्लास मुश्किल से, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कि मुद्रा से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। उसके बाद में फिर मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत करूंगा, मुद्रास्फीति की, है ना। तो कल क्वेश्चंस और इन्फ्लेशन वाला टॉपिक जो है उसकी हम शुरुआत करेंगे। ओके, तो ये बात आपको बेसिकली यहां पर समझनी है। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है ना। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। अब जिनको जाना है वो जा सकता है, और जो रुकना चाहता है वो रुक जाइए। अब मेरी बात को आराम से सुन लीजिए, आप प्रेम से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो बात सुन लो। देखो मेरे दोस्त, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको अच्छे से सुनना। पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? भाई साहब, फाउंडेशन कोर्स है, आप सभी का